नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। लॉकडाउन के बाद अनलॉक का सिलसिला अब शुरू होगा, यानी इस सप्ताह तक यानी 7 जून तक लॉकडाउन ही रहेगा और 8 जून से अनलॉक होगा। और अनलॉक में भी चरणबद्ध तरीके से रियायतें दी जाएंगी। लेकिन हम आपको बताते चलें कि बच्चे जो लॉकडाउन में रहे और अनलॉक में भी किस फेज मैनर तक वो लॉकडाउन में ही रहेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन पर स्ट्रेस कितना बढ़ता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं कि वो चिड़चिड़े हो चुके हैं। चिड़चिड़े होने के कारण कहीं ना कहीं ना तो वो खेल के मैदान में जा सकते हैं, सारे ग्राउंड्स बंद पड़ी हुई हैं, खेल की गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई हैं, तो सारा स्ट्रेस जो है इन पर ही बच्चों पर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, 2G सिस्टम हमारे पास है, अवेलेबल है, 2G सिस्टम चल रहा है, तो बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं। और टीनेजर जो हैं मोबाइल पर क्या देख रहे हैं वो पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बच्चों के बीच में बढ़ता जा रहा है। हमने एक साइकेट्रिस्ट से बात की, जगदीश डॉक्टर थापा से बातचीत की, और उनका भी ये मानना है कि वाकई में इस दौर में, इस कोविड-19 के दौर में ज़्यादा जो असर पड़ा है बच्चों पर पड़ा है। और जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स इन बच्चों को अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल बना करके इनसे काम ले। आइए देखते क्या कहना है। आजकल बच्चे अपनी स्टडी और कैरियर को लेकर बहुत परेशान हैं। आजकल जो उनकी स्टडी भी है वो ऑनलाइन हो रही है, इसलिए जो स्क्रीन टाइम है उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे वो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे काफ़ी देर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि कोई मानसिक तनाव में भी बढ़ाव आया है और उनके फिजिकल चेंजेस भी जो हैं वो देखने को आई हैं। ये देखा गया है कि ये बच्चे जो हैं उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है, उदासी आ गई है, टेंशन हो गई है, एंशियस रहते हैं और गुस्से में रहते हैं। तो ये जो है मानसिक तनाव, उनमें चेंजेस आई हैं। जब भी एक्सपोजर आपका स्क्रीन टाइम में ज़्यादा होगा, ये एक टाइप की एडिक्शन होती है। कोविड-19 तो चला जाएगा, मगर जो मोबाइल की एडिक्शन है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। दूसरा है कि अगर हम मोबाइल को या स्क्रीन टाइम को ज़्यादातर देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं ऑनलाइन, उससे क्या होता है कि हमारी आंखों पर भी असर पड़ रहा है, सर में दर्द हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी एक एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। तो बच्चों में जो चेंजेस आ रही हैं उससे क्या है कि वो तनाव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका कैरियर, उनका जो स्टडी है उसको लेके जब तनाव में हो रहे हैं तो जो डिप्रेशन के सिम्टम हैं उनमें बढ़ रहे हैं। जैसे कि कई बार उनकी नींद में प्रॉब्लम आ रही है, उनके बोलचाल में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार वो गुस्सा करते हैं, उनमें कई बार वो पैल्पिटेशन की शिकायत करते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, टेंशन हो जाती है, और कई बार वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी नींद, भूख वो भी जो है वो चेंज होती है। तो बिहेवियर में चेंजेस भी हमें देखने को मिल रही हैं कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो और उसमें आपको टेंशन भी चल रही है अपने फ्यूचर को लेके, तो उससे जो बच्चे जो हैं आजकल ये भी परेशान है। मगर मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो कोविड-19 है, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ये हमेशा पॉजिटिव बातें बताएं, उनके साथ कोविड-19 के बारे में उनकी कोई न्यूज़ जो है वो डिस्कस ना करें, ताकि क्योंकि बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर पाते। वो एनालाइज नहीं करने की वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं। पेरेंट्स जो है उनका फर्ज है कि वो बच्चों को ये बताएं कि ये भी एक प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम पहले भी आई थी, ये भी चली जाएगी। तो उनको एक पॉजिटिविटी की बातें बताएं ताकि बच्चे जो हैं वो रिलैक्स हो सकें और अपने कैरियर के बारे में भी और उनकी पढ़ाई के भी बारे में उनको जो इस समय जो है वो सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, खासकर पेरेंट्स की। दर्शकों, हमने डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनसे भी बातचीत की, और उनका भी ये कहना था कि निरंतर बच्चे जब मोबाइल पे लगे रहेंगे, टैब पे लगे रहेंगे, लैपटॉप पे लगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा। आंखों पर स्ट्रेस पड़ेगा तो दिमाग पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। और पेरेंट्स को चाहिए कि एक टाइम बना लें, उससे ज़्यादा उनको मोबाइल टैब नहीं दें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब आपकी सारी स्टडी
ऑनलाइन होनी है। आपको नेट भी देखना है, आपको एंड्रॉयड मोबाइल भी देखना है, आपको कहीं ना कहीं टैब भी देखना है, आपको लैपटॉप भी देखना है, आपको डेस्कटॉप भी देखना है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन हमें इसको मैनेज करना होगा। ऑलमोस्ट 2.25 महीने हो गए हैं बिल्कुल। और जो स्कूल होते हैं, स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं। स्कूल होएगा तो सोशल गैदरिंग होती है, बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, स्कूल में गेम पीरियड होता है, वो खेलते हैं। अब बच्चे बिल्कुल घरों में कैद के हो गए हैं, बिल्कुल एक कहते हैं ना कैदी बन के रह गए हैं। तो ये कैदीपन जो है, मैं कहता हूँ वो भी एक काउज ऑफ डिप्रेशन है। पहले तो स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई थी, अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब उसका एक और नुकसान ये हो गया है कि हमारे जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि 2G है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि प्रॉपर अभी भी कई जगह जो है नेट नहीं चलता। तो फिर बच्चों क्या कहते हैं, पेरेंट्स को अच्छे मोबाइल ख़रीदने के लिए फोर्स करते हैं, और लैपटॉप के लिए होता है या पैड के लिए लिया बोलने के लिए होता है कि जिन्हों के घर में तो पहले ही है लैपटॉप या स्मार्टफोन्स, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चे देखी अब ये जिद कर रहा है, पेरेंट्स के लिए भी एक बर्डन, एक एक्स्ट्रा खर्चा समझ लो आ गया है। और कई तो जो हैं अभी इतने एक्सपर्ट भी नहीं हैं कि बच्चे को कैसे चलाना है, इवन नेट कैसे चलाना है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो एक बच्चे में ना आपस में भी जो एक डिप्रेशन, जो माइंड में डिप्रेशन आ गई है कि यार मेरे को उसके पास इतना अच्छा फ़ोन है। बच्चे आपस में बात करते हैं फ़ोन पे एक दूसरे से, तो वो ये डिस्कस करते हैं मेरे पास वो वाला फ़ोन है, मेरे पास वो फीचर है। तो एक आपस में हीन भावना भी कई बच्चों में ये देखने को मिल रही है। दूसरी ये है कि कंटिन्यूस मोबाइल पे या लैपटॉप पे या पैड के ऊपर नज़रें गड़ाए रखना, उससे आँखों के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। जैसे हम कहते हैं ना बैग का प्रेशर पड़ता था पीठ के ऊपर, अब स्कूलों के बच्चों को आँखों के ऊपर प्रेशर, सिर दर्द होने। हमारे पास कई बच्चे अभी आते हैं एग्जॉस्ट हुए होते हैं, क्योंकि आजकल देखो ना हर एक स्कूलों में 3 घंटे 4 घंटे एट स्ट्रेच बैठना पड़ता है। उस बैठने के दौरान क्या होता है, बच्चों को प्रेशर पड़ रहा है, सिर दर्द हो रही है, एग्जॉस्ट हो गया होता है बीच में। चलो ये है, फिर बच्चा, मैंने कई ये भी देखे हैं कि पेरेंट्स ने पूछा कि बच्चा बैठा होता है, नहीं सर वो तो लेट के देखता है। अब मुझे नहीं पता लेट के देखने में कितनी उसको पढ़ाई हो रही है, कितना याद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, और 2 वे कम्युनिकेशन तो हो नहीं रही है, टीचर पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। और कई बार मैंने ये भी देखने सुनने में आया है कि वो अपना ऑन करके बार मस्ती मारते रहते हैं, तो स्कूल में टीचर को तो यही लगता है कि वो मेरी बातें सुन रहा है। ये है कि स्कूल के बैग की प्रॉब्लम ख़त्म हुई है, बट अब आँखों की, सिरदर्द की, आई मसल्स की वीकनेस के कारण ये एक लोड बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बन गया हुआ है। बच्चों को डाइवर्ट करना चाहिए। मैं तभी मैंने कहा ना, एक किचन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। भाई देखो आज हमने ये सब्ज़ी बनानी है, ये डिश बनानी है, ये डिफरेंट टाइप का आइटम बनानी है, इसमें ये करना है, वो करना है, उससे एक इन्वॉल्व रहता है। या घरों के किसी इन्वॉल्व करना चाहिए, चलो आज इस कमरे को हम सफाई करते हैं, आज इस कमरे के बेड ऐसे शिफ्ट कराते हैं। तो उससे क्या होता है, जब इन्वॉल्व हो जाती है, एक किस्म का ये भी एक तरीका होता है अपने आप को डाइवर्ट करने का। दर्शकों, हमने पेरेंट्स से बातचीत की। अभिभावक भी इस बात को मानते हैं कि बच्चे लगातार फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टैब और उसका लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही हैं। क्योंकि कोविड-19 के कारण खेल के मैदान में खेल की गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जिसके चलते बच्चों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये परिवार वालों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। माइंडसेट में चेंजिंग तो आई है। बच्चों की 2 महीने से लगातार घर में बैठे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद है। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक घर में रहते हैं, ना बाहर आते ना जाते हैं, ना कोई एक्टिविटी उनकी, कोई पढ़ाई में भी थोड़ा डाउन ही जा रहे हैं। स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद है सारा, स्पोर्ट्स तो है ही नहीं। 2 महीने से स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद है। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में लगे रहते हैं। एक तो जो स्कूल से ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है वो भी 2G पे चलती नहीं। जब तक 4G नहीं चलेगा हमारे जम्मू में वैसे कामयाब ही नहीं है। डिप्रेशन की तरफ जा ही रहे हैं बच्चे। देखो ना, सुबह मोबाइल पकड़ते हैं, शाम तक मोबाइल पे बैठे रहते हैं। माँ बाप तो समझाते रहते हैं, वो क्या करें फिर। अब बच्चे घर में रहते हैं, कोई मानता कोई नहीं मानता। कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जो ऑनलाइन पे पढ़ाई हो रही है वो भी अच्छी नहीं हो रही है। बच्चे भी घर बैठ बैठ के तंग पड़ गए हैं। बच्चे तो बेचारे तंग पड़ गए हैं। वो बोलते हैं स्कूल जाना है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है।
दर्शकों, टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का कहना है कि ऑनलाइन स्टडी इतनी आसान नहीं है और ना ही अभी तक बच्चों में ऐसी क्षमता बन पाई है, कैपेसिटी बन पाई है कि वो ऑनलाइन स्टडी कर सके। स्कूलों का सिस्टम अलग होता है, स्कूलों में डिसिप्लिन रहता है, लोग यूनिफॉर्म में आते हैं, बच्चों को ये पता होता है कि क्लास में किस तरीके से बैठना है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें सामने पेश आ रही हैं। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, रूटीन में बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है बच्चों की, क्योंकि मोबाइल से उतनी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है जैसा बच्चा स्कूल में करता है। जैसे बच्चा स्कूल में बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ाई करता है, टीचर का ध्यान रहता है हर एक्टिविटी में, चाहे वो प्लेइंग एक्टिविटी हो, स्टडीज़ की हो, हर मैटर में बच्चा हर चीज़ में डेवलप हो रहा है। लेकिन घर पे बैठ कर इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। एजुकेशन जो होती है वो स्कूल कॉलेजेस में ही बच्चा वहाँ पर ही ग्रो अप होता है। घर पे वो मोबाइल पे फोकस इतना कर रहा है कि उसकी प्लेइंग एक्टिविटी, वो गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हालांकि पढ़ाई के ऊपर इतना नहीं है। वो एक आधा घंटा जो क्लास चलेगी बस वहीं पे रहता है ध्यान उसका कि उस वक्त तक ही बैठना है। जहाँ 8 घंटे बच्चे ने स्कूल में टाइम स्पेंड करना है, जिसमें प्लेइंग एक्टिविटी भी होती है, रिटन का भी होता है, ओरल भी होता है, ड्राइंग एक्टिविटी होती है, हर चीज़ की एक्टिविटी में वो एक्टिव रहता है। घर पे तो बस वो मींस कि मोबाइल के थ्रू ही वो अपनी स्टडी कर रहा है। रिटन में तो बिल्कुल उसका ध्यान जा ही नहीं रहा कि रिटन में ही करना। ऑनलाइन वो जैसे हम हायर स्टडीज़ में ऑनलाइन क्लासेस लेते थे कि ऑनलाइन पेपर देने हैं हमने, वो बच्चा LKG UKG वाले बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन दे रहे हैं पेपर। हालांकि उनको रीडिंग करना नहीं आ रहा, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं रीडिंग के लिए कि हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, कैसे उसको करना है। तो बच्चे तो डेवलप नहीं हो पा रहे वहाँ पे, माइंड उनका वहीं पे ही है, वो डाइवर्ट हो रहा है, पढ़ाई से उनका डाइवर्ट हो रहा है माइंड, वो ध्यान से नहीं। घर पे एक ही रूम में बंद रहना, टीवी देखना या मोबाइल देखना, उसी में ही बस वो बंद हो गया है, उससे बाहर नहीं आ पा रहा है बच्चा। जैसे बच्चा साइकिलिंग के लिए बाहर जाता था, शाम पे वॉक के लिए जाता था बाहर, या पेरेंट्स के साथ घूमने जाता था, वो तो सब कुछ बंद है। पहले बच्चे स्कूल में जाते थे, बच्चे अपनी प्रेयर वगैरह करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे और जुडो कराटे वगैरह करते थे स्कूल में। और भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चे स्कूल में करते हैं। अपना डिबेट वगैरह होती थी, बच्चे फिर एक टाइम टेबल होता था, जो स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, वो बच्चे जो टीचर जो हैं वो बच्चे को टाइम के मुताबिक बच्चे को पढ़ाते थे अपने पूरा। फिर शाम को बच्चा बेचारा ट्यूशन चला जाता था और सारा काम वो करते थे बच्चे वगैरह। तो अब जो आज का जो बच्चा है, अपना कोरोना वायरस के कारण वो एक लॉकडाउन होके रह गया और बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए हैं और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो भी चिड़चिड़े हो गए हैं। बच्चा जो है वो तो तंग करेगा ही पेरेंट्स को, पर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का इस ढंग से शेड्यूल बनाएं कि बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा ना हो और डिप्रेशन में ना जाए। दर्शकों, हम आए दिन सुन रहे हैं कि टिड्डी दल का हमला हो रहा है और उत्तर भारत में कई रियासतों में टिड्डी दलों ने हमला किया और काफ़ी फसल को नुकसान पहुंचाया। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का, खासतौर पर जम्मू का किसान अब अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह एक है, धान की फसल वो पहले ही बर्बाद हो गई थी कि धान की फसल पकी हुई थी, उस पर बारिश आ गई और वो फसल पूरी की पूरी तबाह हो गई। उसमें सरकार ने कहीं असेसमेंट भी की, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई मुआवजा उनको नहीं मिला है। दूसरी बात आपको कहें कि गेहूं की फसल भी खड़ी थी, तब भी ऐसा ही हुआ और फिर बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने की स्थिति में वो फसल की कटाई नहीं कर पाए क्योंकि लेबर जो है माइग्रेट कर चुकी थी, माइग्रेट कर रही थी। इन सब के बीच में अगर अब टिड्डी हमला होता है, टिड्डी दल का हमला होता है, तो कहीं ना कहीं किसान बुरी तरह से पिस जाएंगे। अगर टिड्डी दल हमला करती है तो फसलें तबाह हो जाएंगी। हालांकि ऑलमोस्ट फसलें कट चुकी हैं, लेकिन मैदान में पड़ी हुई हैं, लोगों ने घर नहीं लेके गए। टिड्डी दल अगर हमला करता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है।
हमारे किसानों को एक जो नया दल आया है, त्रिडा दल, जो सता रहा है, क्योंकि इन्होंने पूरे पंजाब में और राजस्थान में हमारी जो किसानों की फसलें हैं, चाहे चारा है, चाहे पनीरी है, चाहे तरबूज की फसल है, चाहे खरबूजे की फसल है, चाहे और भी जितनी हमारे सब्जियों की फसलें हैं, ये सारी बर्बाद हो गई हैं। और हम चाहते हैं कि अगर ये त्रिडा दल हमारे जम्मू कश्मीर में आ गया तो हमारे किसानों का जो है वो जीना हराम कर देगा, क्योंकि हमारे पहले भी अभी हमारी जो 2 फसलें हैं, चाहे पैडी की चाहे गेहूं की, ये भी बर्बाद हो चुकी हैं। और ये अगर त्रिडा दल जो हमारे जम्मू कश्मीर में आ गया तो हमारे जो किसान हैं उनकी बुरी हालत होगी। हम अपनी सरकार, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब से और हमारे जो केंद्र की सरकार है, हम इनसे निवेदन करते हैं कि इनकी रोकथाम के लिए कड़े जो कदम है वो उठाए जाएं। सानू साड़ी जी स्टेट है JNK ड्यूटी बनी दी है, इहदा भी सानू बड़ा खतरा है। LG अगे ये अपने गवर्नर LG अगे ये रिक्वेस्ट करने भाई इहदा रोकथाम वास्ते कोई तो कोई उपाय किया जाए। अगे भी साड़ी 2 फसलां ने जिहड़ियां मुंजी दी ते कणक दी 2 फसलां साड़ियां मारी गई ने। इहदे दौरान अगर इहदा कोई बंदोबस्त नहीं किया, जेह्ड़े साढ़े डंगरें दे वास्ते असें पट्ठे राहे दे ने, अगे पनीरी है, अगे दुहाना ककड़ी है, उहदी फसल दी भी काफ़ी नुकसान होने दा डर है। तो अस इ'यै रिक्वेस्ट करने तुहाडे मीडिया के माध्यम राहें भाई इहदी रोकथाम ते कोई जल्दी कोला जल्दी ते छिड़काव दा कोई इंतजाम किया जाए। हमने जो मक्की सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, तो इनको बचाने के लिए जहाँ गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ताकि इनका अच्छा तरह प्रबंध किया जाए, दवाई वगैरह का छिड़काव किया जाए, ताकि ये आने से पहले ही इसका थोड़ा बहुत बंदोबस्त हो जाए। दर्शकों, किसानों का कहना है कि अभी भी फसलें खड़ी हैं, सब्जी खड़ी है, पौध खड़ी है और जो चारा जानवरों का होता है वो भी खड़ा है। अगर टिड्डी दल हमला करता है वो पूरी तरह से सवा चट कर जाएंगे। हमने अनुभव भी देखा है और जो बाकी राज्यों में हो रहा है किस तरीके से टिड्डी दल हमला करता है और पूरी की पूरे एरिया को तबाह कर देता है। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि कोई बंदोबस्त करे, कोई तैयारी करे। अगर ये साढ़े इधर जम्मू स्टेट च आई जाता है तो मेरी गौरमेंट अगे गुजारिश है कि ये उपर पहले गै कोई बंदोबस्त किया जा, क्योंकि साढ़े पहले की लॉकडाउन की वजह कन्नै साढ़े किसान बड़े परेशान ने। पहले फसलां बड़ियां बर्बाद हुई ना, हूँ इस वेले किसान पनीरी राह दे ने। अगर ये त्रिड्डा इत्थे आ जांदा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जांदा। सब्जियां ने इस वेले तैयार होई दियां ने ते त्रिड्डा दे 2 मिनटें में बस खत्म कर दिंदा सब कुछ। मेरी गौरमेंट अग्गे इ'यै प्रार्थना है कि एह्दा पहले गै कोई बंदोबस्त ऐसा किया जा ताकि इत्थे पुज्जने कोला पहले गै खत्म हो जा। हम चाहते हैं कि अगर वो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में एंट्री अपनी करता है तो इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आगे ही किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो पैडी की फसल थी, चाहे वो गेहूं की फसल थी, चाहे वो धान की फसल थी। पर लेकिन अगर इसके कारण आगे ही किसान वो अपनी कर्जमाही में दबा हुआ है। अगर ये त्रिड्डा हमारे इस स्टेट में पहुंच जाता है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी फसलें आगे तैयार हैं, धान की फसल, पनीरी लोग लगा रहे हैं, चारा है, सब्जियों का फल तैयार है। अगर उसमें ये अपना प्रकोप पैदा कर लेता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं एक बार फिर अपने सरकार के प्रति और गवर्नर साहब के प्रति निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए ऐसी कोई मेडिसिन दी जाए, किसानों को इशू की जाए कि जिसके कारण अगर ये अपना प्रकोप त्रिड्डा दल करता है तो उसका वो छिड़काव करके अपने आप को और अपनी फसल को, उस त्रिड्डे को बचा सकेंगे। तो दर्शकों, वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि डिपार्टमेंट ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। किसानों के लिए पंप की व्यवस्था कर रखी हुई है, जरूरी पड़ने पर जो छिड़काव किया जाना है उसकी व्यवस्था करके रखी हुई है। यानी डिपार्टमेंट की माने तो डिपार्टमेंट पूरी तरह से सक्षम है इस टिड्डी दल से निपटने के लिए। हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में ये नहीं आया है, लेकिन उसके लिए महकमा ज़राअत की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। हमारे पास इसमें एक तो प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए जिसमें स्प्रेयर्स होते हैं, मशीन्स जिनसे हम स्प्रे कर सकते हैं, दवाई का छिड़काव कर सकें, और वो इंसेक्टिसाइड्स जो उसको मार सकें। इंसेक्टिसाइड्स में जैसे मैलाथियान है, कॉपर क्लोरपाइरिफास है, ये 2 नॉर्मली स्प्रे किए जाते हैं। और भी कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिससे इसको हम मार सकते हैं। तो उनकी मिक़दार यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है।
तो बाकी जो स्प्रेयर्स हैं फार्मर्स के पास भी हैं, छोटी मशीनें जब जिसे हम कहते हैं नैपसेक स्प्रेयर है, फुट स्प्रेयर है, वो भी हैं। तो लेकिन जहाँ तक सवाल है, अगर ये स्वार्म अंदर आ जाता है तो उसके लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ड्रोन्स की ज़रूरत है। तो वो भी हमारी गवर्नमेंट उसके लिए भी शायद तैयारी कर रही होगी। तो अभी तक जो यहाँ र्यूमर्स वगैरह हैं कि अरनिया आरसपुरा में टिड्डी दल आया है, वो नॉर्मल इंसेक्ट है, वो एक्चुअली ग्रॉस हॉपर है। ग्रॉस हॉपर और ये जो टिड्डी है, जो लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट है, ये मिलते जुलते हैं, एक जैसे होते हैं शक्ल में एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है। तो वो उसको हम ना समझें। जो हमारे पास यहाँ ग्रॉस हॉपर है, वो ग्रॉस हॉपर है, वो भी छलांगे मारता है। टिड्डी दल तो बहुत उड़ता भी है और छलांगे भी मारता है, उड़ता भी बहुत है। तो उसको हम ये गलती से ये ना मान लें कि ये लोकस्ट है। लोकस्ट जब आएगा वो स्वार्म में आएगा, दल में आएगा, और बहुत तादाद होगी उसकी, करोड़ों में। उसकी जो अगाड़ी पिछाड़ी की जो है ना लेंथ भी, वो भी किलोमीटर्स में ही होगी, उसकी ब्रेड्थ भी उसकी किलोमीटर्स में होगी। तो पहले हम ऊपर वाले से मांगते हैं कि वो यहाँ ना पहुँचे, हमारे पूरे इंडिया में भी इसका खात्मा किया जाए, और जहाँ तक पहुँचा है उससे आगे ना बढ़ पाए। तो जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मेरा इस वक्त का लेटेस्ट नॉलेज है, अभी तक नहीं आया है। तो फार्मर्स को भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, और अपने स्टाफ को भी हम कह रहे हैं कि सतर्क रहने के लिए, तैयार रहने के लिए। और ये भी हम उनको बता रहे हैं कि ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं कि किस तरह से इसका कंट्रोल किया जाए, क्या हमने उस ज़रूरत में क्या क्या करना है। तो वैसे इसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं, एक तो केमिकल कंट्रोल है, जो मैंने बताया कि इसको इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद कुछ डिचेस बनाई जाती है, बीटिंग होती है, ड्रम बीटिंग होती है, शोर नॉइज़ उससे भी भागता है। तो कुछ फार्मर्स को भी कंट्रीब्यूट करना होगा उस टाइम में, अगर इन केस लेट अस होप कि ये ना आए। तो हमारे डिपार्टमेंट तो सामने है इसके डिफेंस के लिए, इसको मारने के लिए, तबाह करने के लिए, इन केस अगर ये आता है। दर्शकों, पुंछ और राजौरी दोनों ऐसे ट्विंस जिले हैं जो बिल्कुल एलओसी के साथ सटे हुए हैं, और पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन करता है। और ख़ास तौर पर जब से 370 में संशोधन किया गया, तब से पाकिस्तान निरंतर सीज़फायर का उल्लंघन, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन पाकिस्तान ने इन दिन जो दोनों जिलों में से किसी एक पर हमला नहीं किया होगा, यानी सीज़फायर का उल्लंघन नहीं किया होगा। और बीती रात को भी पुंछ और मेंढर में लगातार सीज़फायर का उल्लंघन हुआ। रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया गया, और रिहायशी इलाकों को टारगेट इसलिए बनाया जाता है कि लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले। लेकिन इसमें पुंछ में एक मवेशी घायल हो गया है, और मेंढर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और लोगों का यह मानना है कि दिन में वो वायरस से लड़ते हैं, दिन में वो कोविड-19 के साथ जद्दोजहद करते हैं, और रात को वो सीज़फायर के साथ दुबक के रह जाते हैं। जब पाकिस्तान उन रिहायशी इलाकों में गोलाबारी करता है, तो उनको किसी कॉर्नर में दुबक कर रहना पड़ता है। पूरी क्रैक होगी, दो जगह से बिल्कुल क्रैक। 8 बजे शुरू हुई थी तो फिर पूरी रात चलती रही है। इसमें भैंस मेरी वह जख्मी हो गई है। बाकी रात हम बहुत परेशानी में रहे, बेहद का परेशानी में रहे। एक तो बीमारी तो हम परेशान हैं, सिर्फ बिल्कुल अंदरों बाहर नहीं निकल सकता वे। दुइया हूँ गोलाबारी जड़ाई, ये बहुत परेशानी हूँ मचा गए। हमला अंदरों बाहर नहीं निकल सकता वे, ना कोई रात इतना नहीं हम निकल सके भी जे इस भैंस गए कोई हम का मलम ला सका, इतनी नहीं हम बाहर निकल सके भी। ये परेशानियां ने जड़ा और जदे कोई नहीं बीमारियां कर सकता भी, पर गोलों को कर सकी ना, इन्होंने बंद कर सकी ना। पूरी रात हम बिल्कुल बस इस तरह रहे जे परेशानी में रहा। बाकी भी कदे मैं मार जाती है तो मैं हम बाहर निकलना हमारा बस कोई नहीं, तो इन्होंने बंद कर सकी, परेशानी दूर कर सकी ना। कदे बीमारी नहीं हो सकती या परेशानी दूर कर सकी। निका निका बच्चा ही बिल्कुल बस वे अंदर ही, कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं, कोई नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कोई नहीं। हम गरीब लोग कहाँ सिरों मार छड़े हम। शाम का टाइम गोलाबारी हुई है, इस वजह देखो मेरा मकान ये कंडीशन देख लो, मेरे बावर्ची खाना ही देख लो, कंडीशन देख लो कि जिससे बीच बहुत बुरा असर हो रहा है। एक तो कोरोना बीमारी ने हम बड़ा तंग कर लिया, दूसरा नंबर यह है कि इस गोलाबारी ने बहुत तंग कर लिया। हमने दसो कि केड़ा पास है जा। गवर्नमेंट ने सोचने लोड़ है कि कम से कम गोलाबारी तो बंद होने एक साइड तो रुकना चाहिए ना।
कि दो साइड के बीच दो मुसीबत में फंस गया तो कि साइड भी जा सका हम। तो यह कंडीशन देख लो। बाकी बाल बच्चा ने बिल्कुल रात के टाइम को खाना वगैरह कुछ नहीं खा सको। तो इस धर्म भरम वगैरह गए। तो इसे भी यही है कि हमारी अपील गवर्नमेंट अगे यही है कि कुछ न कुछ इंसाफ की हो जाए। मेरा को एक इस पूरा महला सैल वार्ड के बीच एक मेरा को मोर्चो नहीं है। बाकी हर बंदा को मोर्चो आ है, एक मेरा को मोर्चो नहीं है। हूँ बार बार कह रही हूँ कि मैंने मोर्चो दितो जाए तो नहीं दे रहे। कोई नहीं है। जित मेन जरूरी मोर्चा की है उत मोर्चा बन ही नहीं रहे। जितनी जरूरी उत मोर्चा बनी लगावी। जित हम करेंगे जी हमने फिर आखिर हमने नाश का बुन के किया कि सियाल का मकान अभी गया नठा उत रात बाल बच्चा ने ले गया। और मैं तो बार बार क्योंकि मैंने मोर्चा की जरूरत है, मैंने मोर्चा की जरूरत है। कोई मोर्चा वास्ते मान नहीं रहे हूँ या अपनी हुकूमत के अर्ज करूँ कि भाई हमने मोर्चो दितो जाए कुछ न कुछ हमारी जान बच जाए। अगर एक कोरोना बीमारी लगी हुई है, दूसरे नंबर गोलाबारी है। एक गोलाबारी ने तो बंद करो चलो बाद एक अल्लाह की तरफों आ गई है। तो यह आखिर गवर्नमेंट कुछ न कुछ हल कर सके। दर्शकों, मेंढर में भी बीती रात सीजफायर का उल्लंघन हुआ और वहाँ पर भी एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया। और उनका ये मानना है कि ये टाइमिंग जो है पाकिस्तान की है, हालांकि टाइमिंग वाली कोई बात ही नहीं है। अगस्त से ही लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। उनका कहना है कि जब वो बुआई करते हैं तब सीजफायर का उल्लंघन होता है, जब वो कटाई करते हैं उनकी ये मंशा रहती है कि किसान, इस साइड के किसान काम ना कर सके और अपनी सरकार के खिलाफ हो हल्ला करें। हम रात को सोए हुए थे, यानी शाम से ही हमारे उधर बॉर्डर में शेलिंग हो रही थी। लेकिन जब रात के 3:30 बजे तो हमारे गांव में ये शेलिंग नीचे आने लगी। तब हम काफ़ी, यानी उधर बॉर्डर एरिया में ऐसा लगता है कि जैसे जब गोले पड़ते हैं तो जंग शुरू हो गया। लेकिन अचानक मेरे मकान पर आकर एक शैल गिरा और शैल जब मकान पर गिरा तो दरवाजे से अंदर से स्प्लेंडर आकर सोया हुआ था तो आगे मेरी टांग में लगा। तो तब जब मैं जागा, यानी खून हो गए थे मेरी टांग में। तो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया, मुझे होश नहीं था यानी। तो मैं अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से यानी और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि एक मेरी बात नहीं है, बॉर्डर बेल्ट के तमाम लोगों की बात है। हमारे उधर बहुत से गरीब लोग रहते हैं, उनका माल मवेशी, उनके बच्चे, उनके यानी आजकल दिन में तो कोरोना वायरस है, बाहर नहीं जाने देती गवर्नमेंट, और रात को हमें शेलिंग का सामना करना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा और हमारे लिए कौन सा यानी लॉकडाउन होगा। इस कोरोना में अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि अगर बॉर्डर में आप बैठ के भी तो सुलझा सकते हैं। 2 बार शेलिंग हुई। कल को रात को 10 - 10:30 बजे के करीब हैवी शेलिंग हुई, मार्टर शेल हुए बालाकोट एरिया में जो हमारा है उसमें तो कोई इंजरी नहीं हुई। तो ये सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे के करीब शेलिंग हुई है, हैवी शेलिंग हुई सुबह दोबारा। तो उसमें जो ये गोलद एरिया है हमारा ऊपर, इसमें एक लड़का यासर सन मोहम्मद रशीद, एज 25 साल, उसको स्प्लिंटर इंजरी जो है वो आई है बाएं थाई पर। तो सुपरफिशियल इंजरी थी। तो ये हमने फौरी जो मुझे पता लगा कि ये लड़का इंजर्ड हुआ है तो मैंने मेडिकल टीम अलॉन्ग विद एम्बुलेंस की भेजी, एवोक्यूएट किया जगह से, यहाँ पर लाया, अंडर ट्रीटमेंट है, स्टेबल है। और आपके माध्यम से मैं पब्लिक से ये अपील करूँगा कि एडजॉइनिंग बॉर्डर जहाँ पर शेलिंग्स होती है, शेलिंग अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ की पब्लिक से मेरी अपील है कि हम इस वक्त शेलिंग और कोविड-19 कोरोना 2 किस्म की चैलेंज है हमारे साथ। तो सभी बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे अपील है कि वो शेलिंग के दौरान अपने घरों के अंदर रहें, अपना माल मवेशी वगैरह अंदर रखें। और कोविड-19 के हवाले से मैं यही अपील करूंगा कि मास्क का यूज़ करें, डिस्टेंस बनाए रखें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।